ओ राजा जी के सारे नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं फैमिली पैक मेरा यूट्यूब नाम चैनल। तो बोलो। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। तो आज का जो डिस्कशन है वॉक विद टॉक का, जो हमारी एक सीरीज़ है, उसमें मैं आपको इंसाइट दूंगा ऑफ दो डिफरेंट कल्चर कम्प्लीटली। जैसे मैं आदित्य, मैं वैसे बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मेरे होम टाउन बुलंदशहर है, मेरा घर आगरा में भी है, मेरे फादर और मदर आगरा में रहते हैं। और क्योंकि हम हैं यूपी वाले भैया, और हमारी शादी हुई है एक पहाड़ी से, जो कि हिमाचल की पहाड़ी से निकली हुई हमारी ये खाटू है। खाटू ओके। तो मैं हूँ शिमला से, हिमाचल प्रदेश, और मैं शिमला में ही बोर्न एंड बॉटअप हुई हूँ। मैं आपके गांव का नाम 12th तक मैंने शिमला में पढ़ाई किया। वैसे मेरा गांव जो है वो शिमला में एक गांव है कोटखाई, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। अगर कोई शिमला का है उनको पता तो होगा। आप रियल वाली पहाड़ी हो? हाँ, ऐसा नहीं खाडू कि प्लेन्स जो हिमाचल के प्लेन है, जैसे बद्दी एरिया है वहाँ से नहीं, तो पहाड़ी बोलोगे? खाडू हो तुम, खाडू शिमला खाडू। आप खाडू होंगे हैं। अच्छा, तो पहाड़ी में कुछ एक आधा लाइन बोल के बताओ जिससे इनको विश्वास हो जाए कि हम तो भैया ब्रज भाषा वाले हैं, ठीक है, और आपको पहाड़ी भाषा वाले की। तो सब्सक्राइबरों को हेलो हाय बोलो थोड़ा पहाड़ी भाषा में, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। तो यो भाई कहाँ हाल हो तुम्हारे, सब्सक्राइब करो पोरो है भी। तो ठीक है, तो हम थोड़ा सा इंसाइट और लेंगे पहाड़ी एरिया का कि वहाँ पे चैलेंजेस क्या आते हैं। तो पूजा, जनरली पहाड़ों में कौन, जैसे आप शिमला की रहने वाली हो, वहाँ पे आप कोटखाई आपका गांव है, तो आप अपने गांव के बारे में क्या अच्छी चीज़ बताओगे और वहाँ क्या चैलेंजेस आपको फील होते हैं? सबसे पहला तो अच्छी बातें मैं बताती हूँ। जो हमारा गांव है, वैसे मैं गांव में बहुत ज़्यादा रही नहीं। जब हमारे विंटर हॉलीडेज़ पड़ती थी, जैसे यहाँ पे प्लेन्स में क्या होता है, समर हॉलीडेज़ होती हैं, लेकिन वहाँ हिमाचल में होती है विंटर हॉलीडेज़ 3-3 महीने की। उसमें ही हम गांव जाते थे, तो गांव जाना इतना नहीं होता था। लेकिन फिर भी पहाड़ों में जो चैलेंजेस है वो मैं आपको बताती हूँ। पहाड़ों में चैलेंजेस ये है कि आपको पैदल चलना पड़ता है। अब ये मैं सिर्फ चैलेंज नहीं बोलूँगी, ये अच्छा भी चीज़ है। साइकिल से चलते हैं लोग? नहीं, साइकिल से लोग चलते नहीं है। मैंने साइकिल चलानी सीखी है जब मैं 22 साल की हो गई थी। उससे पहले मुझे साइकिल चलानी। आपकी बातों पे तो देखो कुत्तों को भी विश्वास नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे साइकिल नहीं चला सकते आप। देखो ऐसी चढ़ाई होगी, आप उसमें कैसे साइकिल चला दोगे? अच्छा। नीचे ही आ सकते हो, वो भी बिना ब्रेक। और वहाँ पे मौसम का क्या अपडेट रहता था, कितना टेम्परेचर रहता है? मौसम बहुत अच्छा रहता है भाई। वहाँ पे आपको पंखा, एसी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सीलिंग फैन भी नहीं होते लोगों के। आजकल लोग टेबल फैन यूज़ करने लगे, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होती, उसकी वजह से गर्मी थोड़ी बढ़ चुकी है वहाँ पे, तो लोग टेबल फैन यूज़ कर लेते हैं। वो भी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है टेबल फैन की। और वहाँ की नेचुरल क्रॉप क्या रहती है वहाँ पे? क्रॉप जैसे यहाँ प्लेन्स में है, जैसे हम यहाँ धान, गेहूँ, ठीक है, आपका फिर गन्ने, वहाँ पे लोग अपना जीवन चलाने के लिए क्या चीज़ करते हैं? भाई अगर तुमको मैं बताऊँ, हम खाडू की हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता है। हमारी सेब इतने हो जाते हैं कि हम पहाड़ियों को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरे ख़ानदान में मैं ही ऐसी होगी कि जिसने बाहर आगे शादी की है। नहीं तो लोग हिमाचल में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर नहीं सूट करता। अच्छा जी। अनलेस वो हार्ड चमड़ी के ना हो मेरी तरह। तो वहाँ हमने सुना है आपकी जो एजुकेशन भी हुई है वो भी पहाड़ों में ही हुई है, तो आपने कहाँ से एजुकेशन ली है? हाँ, मेरी 12th तक की एजुकेशन शिमला में ही हुई है। उसके बाद हिमाचल में ही एक जगह है कांगड़ा, आपने सुना होगा, धर्मशाला, जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है, बहुत सारे मैचेस वहाँ पे होते हैं। वहीं पे मेरा कॉलेज था। मैंने निफ्ट से ग्रेजुएशन की है। आपकी कब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आप दिल्ली आई थी? मेरी 2014 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। उससे पहले मेरा एक सेमेस्टर था, जो उसमें मैंने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी है, वहाँ पे मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी। तो फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट बोलते हैं जो फाइनल हमारा सेमेस्टर होता है, उसको वो मैंने किया, और वो कंपनी ने ही मुझे ऑफ़र दे दिया, जॉब ऑफ़र। और मैंने कैंपस प्लेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन मेरे को जितनी यहाँ पे पैकेज मिल रहा था उससे अच्छा पैकेज नहीं मिला, तो मैंने यही ज्वाइन कर लिया। तब से मैं ग्रेटर नोएडा में ही हूँ। अब मुझे हो गया 2014 से, आप खुद ही काम। तो आप जब तक टीनेजर पार हुई आपकी, उसके बाद आप यूपी साइड या दिल्ली एनसीआर साइड आए, तो आपको 21 ईयर्स की थी मैं जब ग्रेटर नोएडा आ गई थी। तो आपका क्या कल्चरल शॉक आपको फील हुआ यहाँ पे? देखो, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब तक तो मुझे कोई कल्चरल शॉक लगा नहीं, क्योंकि तब तक जो मेरे साथ भी लोग थे वो भी बाहर के ही थे, तो तब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मेरी शादी हुई, सबसे बड़ा कल्चरल शॉक मुझे तब लगा। और वो मैं पूरा बताना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हर्ट हो जाएंगे, इसलिए। कुछ नहीं है, बहुत रेस्पेक्ट से हम लाए थे, बस इसको वही है कि पहाड़ों की इतनी आदत पड़ी हुई थी कि एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किलें हो रही थी इसे।
है ना। हाँ, लेकिन हमने भी आपकी चीज़ों का रेस्पेक्ट किया। हाँ, वैसा मेरे साथ कभी किसी ने कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला हो कि भाई तुम ऐसे ही करोगी। हाँ। तो मेरे जो इन लॉज हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो वो बहुत हाँ बहुत अच्छे हैं सीरियसली। हाँ। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को किसी चीज़ के लिए फोर्स करा दिया हो। तो भाई मैं तो अब सेफ हो गया, ये वीडियो जाएगी ऑनलाइन, मेरा प्रूफ हो जाएगा भाई कि मैंने इस पर उत्पीड़न नहीं किया है कोई भी सामने। मतलब तुमने किया है क्या? किया है क्या? तो तुम्हें प्रूफ चाहिए। आजकल अतुल सुभाष का केस बहुत हाईलाइट में आ रहा है ना, तो इसलिए हर मर्द को सतर्क रहना चाहिए अपने लॉ के लिए। और क्योंकि लॉ तो हमारा साथ देता नहीं है, तो हमें ऐसे ही सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे अपने मुझे लिए। लगता है, देखो ये तो मजाक की बात है, लेकिन मुझे लगता है ये सब म्यूचुअल होता है। तो आपको क्या क्या कल्चरल शॉक लगा जब आपकी शादी हुई? थोड़ा सा इंसाइट दीजिए। कल्चरल शॉक जैसे कि यहाँ पे, चलो मैं वैसे रिस्पेक्ट करती हूँ। क्या आपको दहेज देना पड़ा? मुझे दहेज नहीं देना पड़ा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। हाँ। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मैं लकी थी कि मुझे फैमिली अच्छी मिल गई, है ना। लेकिन अगर नहीं ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि शायद मैं तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाती। ये यार सोसाइटी की सच्चाई है, और ये भी एक सच्चाई है कि यहाँ पे दहेज प्रथा है यार, इनबिल्ट है लोगों के अंदर। मतलब लेकिन वो ऐसा भी नहीं उस केस में नहीं है मैं कि ये भी नहीं बोलूंगी कि ना इसके लिए सिर्फ क्या बोलते हैं लड़के वाले फोर्स करते हैं, लेकिन जो लड़की वाले हैं ना उनके दिमाग में भी बहुत ही कूट के भरा हुआ है कि नहीं हमें बेटी की शादी करानी है, हमें उसके पैसे इसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। बेशक उसकी एजुकेशन से हम कुछ पैसे बचा ले, वो उसमें ना दे, लेकिन हमें दहेज के लिए ज़रूर पैसे बचाना है। तो वो मतलब कि पढ़ाई में नहीं इन्वेस्ट करके वो इकट्ठे करते हैं पैसे ताकि उसकी हम शादी करवाएं। पैसा क्योंकि यार जितना आते तो वो सेम ही सोसाइटी से है ना, एक फैमिली है, उसका एक लड़का है और एक लड़की है। तो जो वो आदमी जो सेम सोसाइटी में रहता है वो अपने लड़के के लिए तो दहेज लेगा और अपनी लड़की के लिए दहेज देगा। हालांकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है दहेज की चीज़, तो लेकिन लेना नहीं उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी लड़कियों को प्रॉपर एजुकेशन दो और इतने काबिल बनाओ कि ये सब सिनेरियो की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि यार एक डिस्पैरिटी है ना यार, मान ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या बहुत अच्छा कमाने वाला लड़का है, उसकी अगर अरेंज मैरिज हो रही है, तो क्या तुम्हें सस्पिशियस नहीं लगता कि वो क्यों लोअर एजुकेटेड या अनएम्प्लॉयड लड़की से वो क्यों शादी करेगा? दो चीज़ें हैं, या तो वो पहले से उससे जानता हो, वो उसे नहीं पता कौन है क्या है, और दूसरी चीज़ है कि उसको कोई चीज़ का लालच दिया गया हो, जैसे डाउरी वगैरह। और मोस्ट ऑफ द टाइम 50% ऑफ द टाइम ये ऑफर लड़की के साइड से ही होती है, क्योंकि वो लड़का ही ऐसा ढूंढते हैं कि जहाँ पे लड़की सेटल हो सके। तो वो स्टार्टिंग में पूछते हैं जी आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अगर लड़के के भी मन में अगर लेने का हो, है ना, तो भाई वहाँ पे फिर उनकी बात सेट हो जाती है। टॉपिक से थोड़े से भटक गए, तो कल्चरल ठीक है चलो, उसके अलावा आपको क्या थोड़ा दुपट्टा वगैरह का इशू आया था, क्या आया था? हाँ चलो, ये भी मुझे इशू आया था कि यहाँ पे काफ़ी लोग, वैसे मैं उनको भी रिस्पेक्ट करती हूँ अगर कोई अपनी मर्ज़ी से करता है, अपनी खुशी से करता है, मतलब घूंघट, तो दैट्स ऑल राइट। लेकिन किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम दुपट्टा सिर पे लो या घूंघट करो। चलो मुझे समझ आया कि वो चीज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन आप रिस्पेक्ट करते हो किसी की तब करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने अपनी ना तो दादी को अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखा, उसके लिए ना, और उन्होंने तब टीवी में देखा है, मैंने टीवी में देखा घूंघट प्रथा अच्छा नहीं है, तो मेरे माइंड में वही सेट था। अच्छा, कि अरे ये नहीं होना चाहिए, आप क्यों क्या बोलते हैं लड़की को वो कर रहे हो, क्या कहते हैं उसे, क्यों नीचा दिखा रहे हो, क्यों घूंघटी ओढ़ना। जैसे यहाँ पे शादियाँ होती हैं, तो जब पहाड़ी कल्चर में शादी होती है तो बारात जाती है आती है? अरे अगर तुम क्या बोलते हैं ट्रेडिशनली बोलोगे, जो बहुत पहले होता था, तो होता था पहाड़ों में गार्डन, उसमें क्या होता था कि लड़के वाले कुछ लोग जाते थे और वो लड़की को लेके आते थे, और लड़की के सारे घर वाले जितने भी हैं सब लोग आएंगे, तो बारात कुछ नहीं जाती थी, और फिर लड़के के घर में शादी होती थी। ओके, तो लेकिन वहाँ पे अब भी जैसे लोग टीवी देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तो अब लोगों ने वैसा ही कर रहा है। मतलब मैंने ये देखा है कि जो पहाड़ी लोग हैं ना, वो टाइम के साथ जैसे टाइम बदल रहा है वो भी इवेलुएट होते हैं, ना कि वो वैसे ही उनकी दिमाग में वही धारणा रह रही है कि नहीं, तो हर कोई इवॉल्व हो रहा है, टाइम कुएं चलता है नहीं चलता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर शादी हो रही है तो दोनों तरफ से ही लोग पैसे खर्च करेंगे, लड़के वाले भी पैसे खर्च करेंगे और लड़की वाले भी करेंगे। अगर क्या बोलते हैं गिफ्ट्स लड़की वाले दे रहे हैं लड़के वालों के घर वालों को, तो जो लड़की वाले के घर वाले हैं वो भी लड़के के घर वालों को गिफ्ट देंगे। जैसे यहाँ पे सूट साड़ियाँ देते हैं ना लोगों को, क्या रिलेटिव्स को, वैसे लड़के वाले भी देते हैं, सब लड़की वाले नहीं देते। तो क्या आपको पता है कि हिमाचली लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन राइट्स भी मिले हैं अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर?
वहाँ पे हर कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। वहाँ पे बाहर आउटसाइडर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, जो वहाँ पे बोनाफाइड है वही लोग प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बाहर के लोग नहीं ले सकते। मे बी बिजनेस यूज के लिए भी नहीं ले सकता। बिजनेस यूज के लिए भी नहीं ले सकते। आई थिंक लीज होल्ड में ले सकते हैं। हाँ, लीज होल्ड में ले सकते। लीज होल्ड में वो भी ये नहीं होती, लाइफ टाइम की लीज होल्ड होती है, वो शायद से बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम होता है, 10। तो भाई अगर हमारी इन्फॉर्मेशन में कोई गलती हो तो प्लीज़ हमें करेक्ट करना। ये हमारी जनरल अवेयरनेस है, वी आर नॉट अपडेटेड टिल नाउ, लेकिन ये नॉर्म था कि वहाँ पे आउटसाइडर नहीं ले सकता था प्रॉपर्टी। और इसके अलावा पहाड़ों में कौन कौन सी जगह है हिमाचल में खास करके घूमने की जो आपकी बहुत फेवरेट है? हिमाचल में बहुत सारी जगह है, बहुत ऐसी जगह है जो अनटच्ड है अभी, जैसे कि स्पीति वैली, किन्नौर, मनाली तो हर किसी को पता है, धर्मशाला, मैक्लोडगंज जो क्या बोलते हैं कांगड़ा की साइड पड़ता है, फिर वहाँ भाखड़ा नंगल डैम है, आपको पता होगा शायद कि जितने भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, हरियाणा, राजस्थान, जो भी नेबर स्टेट्स हैं हिमाचल की, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पानी हिमाचल से ही जाता है। आपको पता होगा वहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम है, तो बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है हिमाचल। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूपी की आपको ज़्यादा अच्छी लगी, या दिल्ली एनसीआर की या प्लेन एरिया की ज़्यादा अच्छी लगी, पहाड़ी एरिया से ज़्यादा? बस ये है कि कनेक्टिविटी बहुत आसान है यहाँ पे, जैसे कि डिलीवरीज बहुत आसानी से मिल जाती है घर पे, ब्लिंकिट, ये जोमेटो, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, और बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, घर घर तक गाड़ियाँ आ जाती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि पहाड़ी एरियो के जो मतलब गवर्नमेंट सिस्टम है वो बहुत बेटर है यहाँ से। वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी है वहाँ पे थोड़ा सा करप्शन इतना हाई लेवल पे नहीं है जितना नॉर्थ इंडिया या आपके प्लेन एरियाज में होता है, दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार साइड में। जब गप्पू पैदा हुआ था तो वो भी एक कौन से हॉस्पिटल में हुआ था? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वैसे जो भी जितने भी हिमाचली लोग हैं उनको पता होगा, लेडी रीडिंग था उसका पुराना नाम, लेकिन अभी कमला नेहरू हॉस्पिटल है। नॉमिनल चार्जेस में आपको बेस्ट ऑफ द आर्ट इलाज आपको मिल जाता है। आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरा गप्पू पैदा हुआ था तो मेरा सी सेक्शन हुआ था, और मैंने स्पेशल वार्ड में हम लोग रहे थे 4 दिन, और हमारा पूरा बिल 4000 समथिंग का आया था। सर 3,500-4 हज़ार के आसपास ही आया था। हाँ, प्लस कंबल भी मिले थे गवर्नमेंट की ओर से। कंबल नहीं, और बच्चे के जितने भी कपड़े होते हैं वो सब किट मिली थी। तो इस मामले में जो पहाड़ी एरिया है बहुत ही अच्छा लगा हमें। ये चीज़ देखिए, अगर कोई यहाँ का बंदा है वो हिमाचल जाएगा, शिमला जाएगा, तो उनको ये लगता है यार यहाँ ठीक है, 1-2 दिन रहो, घूमो फिरो और वापस आ जाओ, इसके लिए सही है। लेकिन वैसे ही जो हिमाचल के लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे, वो भी 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है पोल्यूशन और क्या बोलते हैं, लोग इतने बेवकूफ़ बनाने वाले भी लोग बहुत हैं यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे मैनेज करना। तो मेरे ख्याल से कोई भी बंदा बचपन से या वो एक ही जगह में रहा है, फिर उसको एकदम बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट मिल जाए तो वहाँ पे एडजस्ट करना उसके लिए ऑब्वियसली मुश्किल होगा। वो कोई, चाहे वो हिमाचली हो, चाहे वो यहाँ यूपी का या फिर पंजाब का, बिहार का, कहीं का भी हो, तो कोई खाने पीने में और यहाँ के खाने पीने में क्या अंतर है? खाने पीने में ज़्यादा अंतर नहीं है, वहाँ पे लोग ज़्यादा दालें खाते हैं। क्या वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है या फिर हमारे तरह जहाँ से यहाँ पे इंजेक्शन और पेस्टिसाइड्स एंड यूरिया मिलाया जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती है वहाँ पे। मैंने देखा था वहाँ की दालें भी थोड़ी सी अलग होती हैं। हाँ। वहाँ के चावल भी थोड़े रेड आपने राइस आपने सुने होंगे, तो वो भी बहुत हेल्दी होते हैं, है ना, फुल ऑफ फाइबर्स। और वहाँ के कुछ ट्रेडिशनल डिश के नाम बताओ जो वहाँ लोग ट्रेडिशनली, जो आपको यूपी में नहीं मिलता है लेकिन वहाँ पे कॉमन है। वहाँ की फेमस डिशेस है सिड्डू, और सिड्डू इज लाइक अ बन, है ना, उसके अंदर ये स्टफ्ड बन है ना, लेकिन वो बन मैदे का नहीं होता, वो आटे का ही होता है, और वो स्टीम्ड होता है ना, वो ऐसे नहीं कि बेक्ड हो, है ना। और नेक्स्ट बाबरू, वो पूड़ी ही होती है लेकिन उसका जो आटा होता है वो थोड़ा फर्मेंटेड होता है। हाँ, बाबरू और शीरा क्या होता है? इट्स अ गेहूं का हलवा विद लॉट्स ऑफ घी, इट्स कॉल्ड शीरा। क्योंकि वहाँ पे देखो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोगों की स्टेमिना तो भाई साहब हमसे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे वहाँ पे अब तो चलो कनेक्टिविटी हाई हो गई है, पहले के टाइम पे लोगों को 10-10 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते से होते हुए जाते थे ना, तो हमको पैदल चलते चलते ऐसी खड़ी चढ़ाई में हम जाते थे, और हमको कम से कम
क्या बोलते हैं 1 घंटा लगता था स्कूल पहुंचने में, 1 घंटा हम वापस आते थे, तो पैदल ही जाते थे। तो भाई वहाँ पे लोगों को बहुत हाई कैलोरी फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि उनका हाई कैलोरी वर्कआउट या फिर लाइफस्टाइल होता था, है ना। लेकिन अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, अब लोगों ने थोड़ा अपना वे ऑफ लिविंग भी थोड़ा सा चेंज किया होगा एज पर देयर कंफर्ट, क्योंकि अब कनेक्टिविटी ज़्यादा अब है, गाड़ियाँ आ गई घर हैं, तक लोग गाड़ी इतना आती पैदल है। नहीं चलते हैं, है ना। तो इसलिए वहाँ पे लोग मोटे भी होने लगे हैं अब, क्योंकि देखो लोगों की जो एपेटाइट है वो तो वैसे ही रहेगी, वो वैसे चेंज ही है नहीं हो भाई। सकती। तो हाई कैलोरी डाइट है, और हालांकि मैंने देखा है वहाँ पे लोग ज़्यादा मोटे नहीं है ना। वहाँ पतले पतले लोग हैं, जैसे पहाड़ी बॉडी बोलते हैं वहाँ पे। पहाड़ी लेकिन बॉडी अब चाहे मीन्स जितनी भी कनेक्टिविटी हो ना, पैदल तो चलना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। जैसे वहाँ पे मॉल रोड है, रिज है, वहाँ पे आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, वहाँ पे गाड़ियाँ तो अलाउड हमने ये चीज़ देखी, जो हमारा गप्पू है उसमें स्टेमिना पहाड़ियों वाला है और बॉडी हमारे यूपी वाले भैया जैसी है। तो इसी के साथ हमने थोड़ा सा इंसाइट दिया हमने। तो इसी के साथ आज का यही व्लॉग खत्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमसे जुड़े रहिए और इसी टाइप के डिफरेंट टॉपिक्स में हम वॉक विद टॉक में बात आपसे करते रहेंगे। सो बाय बाय।